मुल्क में सेक्सुअल प्रेडेटर्स क्यों कामयाब है? बिकॉज सेक्स एजुकेशन नाम की कुछ चीज नहीं। सेक्स एजुकेशन के नाम से हमारे जहन में आता है कि शायद हम बच्चों को पॉर्न मूवीज दिखाना चाह रहे हैं। आज हमने जो है वो दावत दी है, माहिर तालीम हैं, राइटर हैं, मुहक्किक हैं और सीधा बोलने वालों में जो चंद लोग हमारे पास हैं उनमें से एक नाम हाशिर बिन इरशाद का भी है। तो आज के प्रोग्राम की जो सदारत है वो ज़फ़र सईद साहब के से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो करें। ज़फ़र साहब भी राइटर हैं, माहिर तालीम हैं, सहाफ़ी हैं। तो मेरी दरख्वास्त है इरशाद से टाइम ज़ाया किए बगैर कि वो तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। इसमें गौरी साहब ने जो मेरे ऊपर तोहमतें लगाई हैं माहिर तालीम होने की, मुहक्किक होने की, तज़कियाकार होने की, उस पर आप एतबार मत कीजिएगा। इसमें से कोई भी बात कोई ऐसी ख़ास नहीं है। माहिर तालीम होने का भी एक ऐसे ही बस ठप्पा लग गया है, सिर्फ इस वजह से कि मैं कुछ साल पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, कहीं कहीं कभी कभी दिल करता है। तो आज के दिन वो भी शर्मिंदगी का मुकाम है कि आप ऐसी जगह बात कर रहे हो जहाँ लोग आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले, आपसे ज़्यादा समझने वाले बैठे हो। तो मैं कोई मुकर्रर उन्होंने मुझे कहा तो मैं तकरीर तो नहीं करना चाहूँगा। थोड़ी सी कुछ बातें, कुछ मेरे अपने तजुर्बे की जो बातें जो मैंने देखी, कुछ सीखी, आपसे मैं शेयर कर लूँगा। कोशिश हमारी ये होगी, पिछली दफ़ा भी यहाँ पर दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ, कि हम इसको जितना इंटरैक्टिव रख सकें उतना मुनासिब रहेगा। आपके कुछ सवाल हैं, हो सकता है मैं उनमें से कुछ के जवाब दे सकूं, तो वो मैं देने की अपनी जगह तरह कोशिश कर लूँगा। क्रिटिकल थिंकिंग से मेरा कुछ वास्ता, मैंने बात जब गौरी साहब ने इनवाइट किया था तो मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट एक छोटी सी लगाई थी, उसमें मैंने बताया कि मैंने कुछ जामियात में अब से कोई 15-16 साल पहले क्रिटिकल थिंकिंग का एक कोर्स डिज़ाइन करने की कोशिश की थी, जिसको सिर्फ अप्रूव कराते कराते मुझे कई बरस गुजर गए, क्योंकि लोग ऐसे किसी कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। जामियात से मेरा ताल्लुक कोई अब तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं मुझे मुख्तलिफ जामियात के साथ मुंसलिक हुए हुए, तालीमी इदारों के साथ मुंसलिक हुए हुए। एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हम अभी भी करते हैं। तो प्राइमरी स्कूल की सतह से लेकर और यूनिवर्सिटी की सतह तक हमारा इंटरेक्शन जो है असातिज़ा से भी और तालिब इल्मों से भी रहता है। तो तालीम के मैदान में आप देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ बेशुमार डिग्रीज हैं, हर साल लाखों ग्रेजुएट्स जो हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको होती नज़र नहीं आती। ये बिल्कुल सामने की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि खास मैंने कोई ढूंढ कर आपके लिए निकाली है। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हों, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर ना होने के बराबर हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आप कोई ऐसा ख्याल पेश करते हैं, कोई ऐसी नई बात लेकर आते हैं जो बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा करती है। तो IPR का दुनिया भर में इंडेक्स एक बनता है कि हम ये काम कर रहे हैं, फिजिक्स में हमारी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारी बायोलॉजी में ये कंट्रीब्यूशन है, बायोजेनेटिक्स में हमने ये कर लिया है, ये काम कर लिया है, फिला हमने इजादात कर ली हैं, फिला थ्योरेटिकल लेवल के ऊपर हमने फिला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर दिए हैं। तो हमें नजर आता है कि ऐसी कोई चीज हो नहीं रही। हमारा ताल्लुक बहुत से इदारों से इंटरनेशनली रहता है। कुछ हम बाज़ औक़ात उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, जामियात के साथ बैठते हैं, लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की तादाद, यहाँ भी खैर अक्सरियत है, कोई 70% के करीब, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसमें स्किल्ड यूथ भी बहुत सारी शामिल है। लेकिन जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो पता ये लगता है कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स को कोई हायर नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को कोई हायर नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के और जो मुख्तलिफ ग्रेजुएट्स हैं वो, अच्छा उनका जवाब क्या होता है? वो कहते हैं कि जो स्किल्स हमें चाहिए या जो सोच का मयार हमें चाहिए या जहाँ तक सीखे हुए लोग हमें चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमें उसमें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत वक्त ज़ाया करना पड़ता है उनको तैयार करने के लिए। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकलता है? आपके यहाँ हर साल ब्रेन ड्रेन होता है, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। कभी आप इन लोगों से मिलेंगे जो यहाँ पे PhD जिन्होंने की होगी, यहाँ पे मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज किया होगा, लॉ की डिग्री होगी, कुछ और होगा, लेकिन बाहर जाके वो किसी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने को भी तैयार होते हैं, बल्कि कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट दे गेट आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वी हैव। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता, हमारे यहाँ एक बहुत शायद गलत फहमी है बहुत बड़ी कि एजुकेशन सिस्टम ही बुनियादी मसला है, आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसला ये होता है कि सोसाइटी का एक फैब्रिक होता है, वो सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो घर के माहौल से लेकर और तालीमी इदारों के माहौल तक हर चीज़ को इफेक्ट करता है।
हत्ता है कि आपकी क्रिकेट टीम को भी वही फैब्रिक जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। उस फैब्रिक का जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, या उस फैब्रिक का जो भी रिएक्शंस होते हैं, या उस फैब्रिक से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हमारे मामूलात में दाखिल हो जाती हैं, उनका करतब आपको हर जगह नजर आता है, हर जगह वही चीज़ आपको ट्रांसलेट होती नजर आती है। तो अगर फुकदान आपको क्रिटिकल थिंकिंग का नजर आएगा तो तालीमी इदारों में भी नजर आएगा, वो मदरसों में भी नजर आएगा, वो अस्पतालों में भी नजर आएगा, वो घरों के अंदर भी नजर आएगा। सबसे पहले आपके अपने इर्द गिर्द का माहौल जहां से बच्चा बड़ा होना शुरू होता है। अच्छा, ये सारा कुछ जो है, मेरा अपना ख्याल ये था कि ये शुरू करते हैं हम जहां से कहानी शुरू करते हैं, वो एक छोटे बच्चे की कहानी होती है। जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है दुनिया भर में, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इट इज नॉट मेंट टू प्रमोट क्यूरोसिटी, इट इज मेंट टू किल क्यूरोसिटी। आपके लिए कुछ सांचे डिफाइन कर दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि हर एक को उसी सांचे में ढालकर निकाल दिया जाए। 5, 6, 7, 8 आपने मुख्तलिफ तरह के सांचे बना दिए, अब उसी के अंदर आपको घुसाना है और बना के निकालना है। अब जो इंसान है वो कोई सयाल मादा तो नहीं है कि जिस बर्तन में आप डालेंगे उस तरह का वो ढल जाएगा। हर एक शख्स की अपनी शख्सियत है, उस शख्सियत की कहीं डेफिनेशन हो नहीं पाती। और एक बड़ी मशहूर बात है, आइंस्टाइन से शायद मंसूब की जाती है, कि अगर आप एक बात 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है आप में वो बात समझाने का सलीका आपके अंदर मौजूद नहीं। ये 6 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा जो हम कहते हैं, स्कॉलर की बात जब हम नहीं करते तो ये क्यों कर रहे होते हैं? इसलिए कि आपका जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा क्यूरियस स्पीशीज है। आपका एक नॉर्मल 4-5 साल का बच्चा है, वो दिन में 200 सवाल पूछता है। आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे से उम्र में थोड़े कम होंगे, कुछ लोग हैं जो मेरे से उम्र में बड़े होंगे। जब हम इस उम्र को पहुंचते हैं तो हमारी सवाल पूछने की जो सलाहियत है वो तकरीबन खत्म हो गई होती है। हम दिन में 2 सवाल भी नहीं पूछते, जवाब देने को हम तैयार होते हैं। मेरे जैसे लोग हमेशा खड़े हो जाते हैं, हम बताएंगे आपको कि जवाब क्या है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सवाल क्या है। सवाल हमने ना सुने होते हैं, ना सवाल हमने सीखे होते हैं। छोटे बच्चे के सवालों के साथ आप क्या सलूक करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ फौत होना शुरू होती है, कि आप छोटे बच्चे को ये बताते हैं कि सवालों के जवाब उसे नहीं ढूंढने चाहिए। बहुत सी जगह ये कदगन लग जाती है। कभी ये कदगन जो है ऐसे मौके पर लगती है जब आप सकाफती मज़ाहिर के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, कभी आप सोशल स्टैंडर्ड्स के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, कभी आप अखलाकियात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आप अकीदे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सी जगह चूंकि जवाब नहीं होता, या जवाब जो होता है, अगेन वही बात है कि वो जवाब इस काबिल नहीं होता कि 6 साल के बच्चे को दिया जा सके, क्योंकि आप उसे समझा नहीं सकते। हमारे लेवल पे आगे तो आप बहुत से नजर तस्वुरात को बहुत से खुशनुमा लफ्जों के लिबादे पहना लेते हैं, इसे वर्ड प्ले कहते हैं। बहुत सारी फलसफियाना गुफ्तगू हो जाती है, उसके अंदर से जब आप पानी में मदानी वाली चलाने वाली बात है, बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बड़ी बड़ी कहानियों के अंदर से आप चीज निकालें तो सब्सटेंस कोई नहीं होता। हमें बहुत भारी भरकम बातें करने का बहुत शौक है, और बहुत से माशरों में शौक रहा, लेकिन सब्सटेंस जो इसके अंदर नहीं है, इसलिए 6 साल के बच्चे को आप वो बात सिखा नहीं सकते या समझा नहीं सकते। जो बात आप उसे नहीं समझा सकते वो आप किसी को नहीं समझा सकते। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बेसिकली, अगर हम ये समझते हैं, ये बात मैं पहले कर देता हूँ, हालांकि बात शायद आखिर में करने वाली है, क्रिटिकल थिंकिंग को माशरे में परवान चढ़ाना है तो ये एजुकेशन रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं आएगा, ये एक होम बेस्ड रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा। जब आपके घर में छोटे बच्चे, 4-5 साल बच्चे के वालिदैन इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालों के जवाब दे सकें, सवालों के जवाब देते हुए हिचकिचाए ना, सवालों के जवाब देते हुए डरे ना। हमारे यहाँ एक मसला और खौफ का है, सवाल का जवाब बाज़ औक़ात हमें मालूम भी होता है तो हम वो बात नहीं कर सकते। आपको पता है क्रिटिकल थिंकिंग से कौन से लोग खौफजदा रहते हैं? वो लोग खौफजदा रहते हैं जिनके बुने हुए और जिनके बनाए हुए फलसफे जो हैं वो सवालात की बुनियाद पर जमीन बोस हो सकते हैं किसी से। तो वो ये चाहते नहीं है कि सवाल किया जाए, बात कही नहीं जाए, बात सुनी नहीं जाए। जो बात, हमारे एक दोस्त हैं वो एक लफ्ज इस्तेमाल किया करते हैं, उनको बहुत पसंद है, कि तयशुदा अमूर। ये तयशुदा अमूर पे पता नहीं क्यों आपको गुफ्तगू करने का शौक है। अच्छा, ये कौन तय करेगा कि तयशुदा अमूर क्या है? मेरी जाती राय में एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नो सच थिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ट्रूथ इज रिलेटिव एंड ट्रूथ इवन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी। बहुत सी हमारी इमेजिन्ड रियलिटीज होती हैं जो हम सिर्फ लेकर चल रहे होते हैं, हमें उनका पता नहीं होता उनका मतलब क्या है। मुल्क, कौम, सल्तनत, इसका क्या मतलब है, आप में से कौन डिफाइन कर सकता है? वो आइडियोलॉजीज जिनकी बुनियाद पे जिन्हें आप नजरियाती सरहदें अपनी कहते हैं, उन नजरियाती सरहदों की तश्कील जो है
वो किस बुनियाद पे होती है, कहाँ पर होती है, कौन करता है, उन नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना क्यों इतना अहम हो जाता है कि उसके लिए हम सवाल को मार देते हैं। सवाल को किल करना जो है वो मसला है। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। चूंकि मैंने क्रिटिकल थिंकिंग कोर्स का हवाला दिया था, कल बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की, क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स पढ़ाते हैं तो वो क्या होगा कोर्स। तो मैं जाहिर है यहाँ कोर्स तो पढ़ाने आया नहीं, अवल तो मेरी उतनी बिसात नहीं कि मैं आप लोगों को कोर्स पढ़ा सकूं, लेकिन वो है वो 40-45 घंटे का एक कोर्स होता है। हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पैदा की जा सकती है, या क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, या क्रिटिकल थिंकिंग क्यों एब्सेंट है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। मैं कुछ छोटी मोटी मिसालें देख के मुख्तलिफ वालों से, आप लोगों ने सुनी हुई मिसालें, कुछ चीजें हम उसके अंदर उसके हवाले से हम बात कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अखलाकियात जो है उसको एक खास कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अखलाकियात के ऊपर पैमाने तय कर दिए जाते हैं कि ये अखलाकी पैमाने हैं। अगेन एक और बड़ी मशहूर कहावत है कि द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन ह्यूमन हिस्ट्री इज व्हेन मोरालिटी इज हाईजैक्ड बाय रिलीजन। चूंकि हमारे यहाँ रिलीजियस बेस्ड अखलाकियात हैं तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। मसला क्यों खड़ा हो जाता है? बिकॉज रिलीजियस फिलोसफी जो है वो अपनी जगह बहरहाल एक जामिद फिलोसफी है, उसके अंदर तगय्युर की गुंजाइश असूली तौर पर नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी जगह जो आप क्लेम कर रहे हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये डिवाइन ट्रूथ है, ये कहीं से नाजिल हुई है, ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसके अंदर गलती का इम्कान नहीं रहता। तो एक दायरा खींच दिया गया है, आपने उस दायरे के अंदर रहते हुए बात करनी है। इखलाकियात के ऊपर आप सवाल कैसे उठाएंगे? एक बड़ा पुरानी एक एक्सरसाइज है जो अभी बहुत दोहराई जाती है, 1872-1875 की पुरानी एक्सरसाइज है, वो अभी तक बहुत से स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम। आपने शायद किसी ने ट्रॉली प्रॉब्लम सुना हो, किसी ने सुना ट्रॉली प्रॉब्लम? अच्छा, ट्रॉली प्रॉब्लम, अच्छा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा उसको हम करते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज है टू अंडरस्टैंड कि आप चीजों को एनालाइज किस तरह करते हैं। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग किस चीज का नाम है? क्रिटिकल थिंकिंग किसी चीज का नाम नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली एनालाइज करने का, सिंथेसाइज करने का, इंफॉर्मेशन का नाम, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप डिसीजन ले सकें। तो बहुत दफा हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं, अच्छा डिसीजन डेली लाइफ में आप 1000 डिसीजन ले रहे होते हैं। मैंने आज ये नीले रंग की शर्ट पहनी है, एक डिसीजन है। मैंने किस कलर के मोजे पहनने हैं, ये एक डिसीजन है। आपने इसमें मेमोरी कार्ड कितने जीबी का डालना है, ये एक डिसीजन है। इस डिसीजन की बुनियाद जो है वो कोई इंफॉर्मेशन बनती है। जब इंफॉर्मेशन किसी डिसीजन की बुनियाद नहीं होती, वो डिसीजन नहीं कहलाता, वो जुआ कहलाता, क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपको आउटकम का कुछ पता नहीं, आप तुक्का लगाते। तो वो जो आमिर लियाकत साहब कहा करते थे, मुसलमानों तुक्के लगाओ, तो क्योंकि हमारी कौम में तुक्के लगाने की आदत बहुत है, हम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर फैसला नहीं कर रहे होते। अगेन कमिंग बैक टू द ट्रॉली प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंटरैक्टिव उसको लेके चलते हैं, थोड़ी सी हम बात करते हैं। ट्रॉली प्रॉब्लम ये है कि आप फर्ज कर लीजिए एक जगह खड़े हैं और एक ट्रॉली आ रही है, हैवी ट्रॉली है, जिसके ऊपर रेलगाड़ी की पटरी है, जिसके ऊपर कुछ लोग एक वो आगे से एक फोर्क बन रहा है, जिसमें या तो ट्रॉली लेफ्ट जा सकती है या ट्रॉली राइट जा सकती है। ट्रॉली जो है वो इस वक्त अगर आप रास्ता चेंज नहीं करेंगे तो ट्रॉली राइट में चली जाएगी, जहां 5 लोग बंधे हुए हैं। अब मैथ साइंटिस्ट है एक्चुअली, हम एज्यूम कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट में 5 बंदे वहां बांधते हैं, दूसरी जगह पे एक बंदा जो है वो बंधा हुआ पड़ा है या खेल रहा है, कुछ कर रहा है। आप कर ये सकते हैं कि आप कांटा खींचे और ट्रॉली 5 लोगों की तरफ जाने के बजाय एक शख्स की तरफ चली जाए। आप में से कितने लोग कांटा खींचेंगे? सचमुच मैंने सवाल किया, आप दे सकते हैं। मतलब ट्रॉली जा रही है, आप अगर कांटा नहीं खींचेंगे 5 लोग मर जाएंगे। अगर आप कांटा खींच देंगे तो एक बंदा मरेगा। क्या करेंगे आप? है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा ना, आपने ऑप्शन नहीं आपने पैदा करनी ना, एक एक्सरसाइज है ना, आप खींचेंगे। अब मैं बताऊं, ये बात में बताएंगे कि इसका क्या होता है। अच्छा, आप इसी सिनेरियो को हम चेंज कर देते हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास में कांटा नहीं खींचना, आप ऊपर खड़े हैं, ट्रॉली जा रही है, 5 बंदे बंधे हैं, 6 बंदे बंधे हैं, 5-6 बंदों का एक ग्रोह है जो ट्रॉली पे चढ़ जाएगी, और आपके साथ आपका एक दोस्त है। आप ऊपर से झांक के देख रहे हैं, दोस्त जरा मोटा फरदा सा जरा दोस्त है। आप अगर उस दोस्त को धक्का देके नीचे गिरा दें तो वो नीचे गिरेगा, तो उम्मीद ये है कि ट्रॉली उसको कुचलते हुए रुक जाएगी और वो 5 बंदे बच जाएंगे। अब आप लोग धक्का देंगे उससे? नहीं देंगे धक्का।
अच्छा, कि धक्का देने के बजाय सिर्फ एक लिवर पुल करना हो जिससे वो उसके पैरों के तले से जमीन निकल जाए और वो ट्रॉली पर जा गिरे और उसको ट्रॉली जो है वो उसकी टकरा कर रुक जाए, फिर आप करेंगे? नहीं। अभी भी नहीं कर रहे। इसमें और पहले सिनेरियो में फर्क क्या? फर्स्ट में आपका दोस्त नहीं है, अननोन सा आदमी। इसमें और पहले सिनेरियो में फर्क क्या हुआ? You were killing one person, you're saving 5. Why is it different now? हाँ? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। धक्का देना, हाँ, तो हम ये समझ रहे हैं कि उसको सिस्टम मार रही है, मतलब वो क्योंकि, और इसको हम सिस्टम नहीं मार रहे, आता आपके हाथ में। आप 2 मिनट में आपने अपना सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैं और इसकी आपको मैं सॉरी गिर जाएगा। अच्छा, मैं आपको इसकी 10 मिसालें और दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए एक टूरिस्ट जो है वो गए हैं किसी जगह गार की सैर करने के लिए, गार के बाद जो है, और गार में फंस गए। एक रास्ता है, उस रास्ते में आगे जाते हुए जो आपका गाइड है वो आपको ले आया किसी वजह से, सैलाब, वो समुद्र की लहरें तेज हो गई, अंदर आ गई गार के, आप डूब जाएंगे थोड़ी देर। वो बंदा जो आगे सबसे वो मोटा सा, अगेन सॉरी मैं एक बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, आजकल तो मेरा अपना वजन बढ़ा हुआ, तो वो सबसे आगे जो है वो फंस गया है उसके अंदर। अब जब तक उसको नहीं निकालते आप लोग निकल नहीं सकते। उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका, 20 लोगों का ग्रोह है, उसको निकालने का एक ही तरीका है कि आप एक के पास एक डायनामाइट स्टिक है, उसके नीचे लगा के उसको उड़ा दें तो वो मर जाएगा और बाकी 20 लोग बच जाएंगे। वुड यू डू दैट? आप में से कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। Now replace that person with maybe a pregnant woman. आप बस डायनामाइट नहीं है, आप खंजर है, उससे आप उसको मार लेंगे। हो सकता है बच्चा बच जाए, हो सकता है ना बचे, क्या हो सकता है बच्चे चले, बच्चों को बचा लेते हैं, एक ही जान जाया करते हैं। वुड यू डू दैट? नाउ अगेन यू नो चीजें चेंज हो गई। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास वही जो ट्रॉली वाला एक्सीडेंट हुआ है ना, उसी के लोग आपके पास आए हैं, मरे नहीं अभी, वही 5 लोग, ठीक है, मैं लिंक कर देता हूँ। किसी को इस वक्त फौरी तौर पर उन्हें, अब ये खैर थोड़ी सी ओवर सिंप्लीफाइड सी है, बट लेट्स गो अबाउट इट। उनको किसी किस्म के इम्प्लांट की जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत है, आप कर सकते हैं। किसी का गुर्दा चला गया, किसी की आंख चली गई, किसी का ही चला गया, ना आपने किया तो थोड़ी देर में मर जाएंगे। दूसरे कमरे में एक और बंदा है जो कि एक नॉर्मल पेशेंट है आपका, बेचारा दांत निकलवाने आपका आया है, या मे बी कोई और कोई जख्म की सिलाई कराने आया है, वो जनरल एनेस्थीसिया में, बट उसके आज़ा आप उन 5 लोगों के आज़ा को लगा सकते हैं। Would you kill that one person and save those 5? अगेन जो पहला सिनेरियो था ना, अभी भी उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है असूली तौर पर। 19वीं सदी के अंदर एक बकायदा, अब ये डॉक्यूमेंटेड वाकया है, एक जहाज जो है, टाइटैनिक नहीं लेकिन एक और जहाज जो है वो एक बर्फानी तोबे से टकराकर डूब गया था। लाइफ बोट को 30-35 लोग एक लाइफ बोट पे थे, इसमें कैप्टन ऑफ द शिप भी था। ये रियल इवेंट है। तो थोड़ी देर बाद वो अंदाजा हुआ कि वो लाइफ बोट जो है 25 लोगों के लिए बनी है, 30-35 लोगों के लिए। उसने कहा कि कुछ लोगों को हमें समुद्र में फेंकना पड़ेगा वरना सारे मर जाएंगे। एंड इवेंचुअली ये वो सारा कुछ आपस में बड़ी बहस ये कर करके बिलाखिर कैप्टन के कहने पर 4 लोगों को समुद्र के सपुर्द कर दिया गया। उसमें उन्होंने किया बूढ़े आदमी को फेंकना है, बच्चे को फेंकना है, किसी ने, बाकी लोग बच गए। जो लोग मर गए थे उनके लड़ाई टीम ने बकायदा, जब ये सारी कहानी सामने आई तो उन्होंने कैप्टन के ऊपर मुकदमा कर दिया। कैप्टन को आप सही समझते हैं, आप गलत समझते हैं? आप जाइएगा, आप गूगल कीजिएगा, मैं आपको नहीं बता रहा कि इसकी डिसीजन क्या थी, बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, जहां आप 5 लोगों को बचाते हैं एक की कुर्बानी देकर, ये हम यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये बहुत प्रमोट किया जाता है यूटिलिटेरियन, ये एक छोटी बुराई को एक्सेप्ट कर लें, बड़ी बुराई को छोड़ दें। वो कहा है, वो एक और साहब ने इसके बदले में कहा था कि व्हेन यू आर चूजिंग लेसर ऑफ द 2 evils, you don't realize that you are still choosing the evil. That's the problem. अच्छा, इसके अगेंस्ट, यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट जो खड़ा है वो जैसे कांट का एक फलसफा है, जिसे हम बहरहाल एब्सोल्यूट मोरालिटी कहते हैं, कि जो चीज सही है सो सही है, सर्कमस्टेंसेस उसको चेंज नहीं करेंगे। यू डोंट हैव द राइट टू किल एनीवन, यू डोंट हैव द राइट टू सेव एनीवन। आपकी जिम्मेदारी नहीं है और आपकी अखलाकियात इसकी इजाजत भी नहीं। यूटिलिटेरियनिज्म के पीछे आप नहीं जाएंगे। अब आप देखिए कि ये जो अखलाकी, एक छोटी सी हमने आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखा, इस फ्रेमवर्क को सुलझाने के लिए जो अखलाकियात आपको मदरसे में पढ़ाई जाती है या स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो किस हद तक मुआविन साबित होगी? क्या उसके पास इसका कोई जवाब है? क्या उसके पास इसका कोई सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं।
तो अखलाकियात को, किसी भी किस्म के अखलाकी फ्रेमवर्क को एब्सोल्यूट समझना जब आप शुरू कर देते हैं तो बेसिकली आप बहुत सी चीजों, बहुत से मसाइल का आप खुद शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे जवाब आपके पास नहीं होते। ये सारे जवाब, चूंकि पानी कर ले सकता हूँ, ये सारे जवाब चीजें जो है उनको कॉन्टेक्स्ट में समझना जो है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब ये कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको उस तरफ लेकर जा रही है जब आप, पहला सवाल आपको क्या करना चाहिए कोई डिसीजन लेने से पहले। दो सवाल होते हैं। पहला सवाल जो होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस, दूसरा सवाल है जिसे हम कहते हैं टाइमलीनेस। पहला सवाल आप ये करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन मुकम्मल है मेरे डिसीजन लेने के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि क्या इंफॉर्मेशन कभी भी मुकम्मल हो सकती है? इंफॉर्मेशन कभी मुकम्मल नहीं होती। दैट्स वेयर द टाइमलीनेस कम। यू हैव टू टेक अ डिसीजन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। अगर वो वक्त गुजर जाएगा तो फिर आपका डिसीजन जो है वो शायद रेलेवेंट ना रहे। तो किसी एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे अगर इंफॉर्मेशन उस हद तक, इससे ज्यादा आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, देन एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, सिंथेसाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड मेक अ डिसीजन। सो ये ट्रेड ऑफ, इंफॉर्मेशन हमेशा नामुकम्मल होती है, लेकिन एब्सोल्यूट जो ट्रूथ्स के दावेदार है ना, वो आपको ये बताते हैं कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। ये पहली एजम्पशन है जो आपको दे रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, एंड दैट्स द नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज एवर चेंजिंग। नॉलेज के अंदर हमेशा गलती का इम्कान रहता है। अगर आपने किसी जगह गलती के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है तो क्रिटिकल थिंकिंग वहां आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ना क्रिटिकल थिंकिंग वहां पनप सकती। तो ये सवाल आपके लिए है कि कौन से ऐसे जाविये हैं, कौन से ऐसे फलसफे हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां आपने गलती के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। हम दो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। साइंस के अंदर हम फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं। उसका मतलब ये कि कोई भी थ्योरी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज आप लेकर आ रहे हैं, जितने भी वो ठीक समझ जाए वो गलत साबित की जा सकती है अगर आपको उसकी मुखालिफ इंफॉर्मेशन मिल जाए। मतलब इर्तिका को आप गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कैसे रहने राजा नहीं होना पड़ता। उसके लिए बहरहाल आपको बायोलॉजी के अंदर कोई डिग्री करनी पड़ेगी, कोई जेनेटिक्स के अंदर कोई काम करना पड़ेगा, कोई पीयर रिव्यू जर्नल्स के अंदर कोई चीजें पब्लिश करनी पड़ेंगी। आपको 25-30 साल डार्विन में गुजारे थे, आपको भी गुजारने पड़ेंगे। कहीं आपके पास एविडेंस लानी पड़ेगी। पॉडकास्ट के अंदर बैठ के इर्तिका गलत साबित नहीं होगा, इट्स अ जोक। But all of you listen to कैसे राजा and साहिल अदीम and यूथ क्लब and all that. वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को किल कर रहे हैं by telling you कि there is information which is complete. आपको पता है इर्तिका जिस तरह डार्विन ने प्रेजेंट किया था, आज वो इर्तिका की वो फ्रेमवर्क नहीं है। डार्विन को जेनेटिक्स का नहीं पता था, जेनेटिक्स बाद में आए। अब इर्तिका की कहानी बहुत बदल गई है। बुनियादी नुक्ता अगरचे अपनी जगह मौजूद है, लेकिन माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन, आपकी जेनेटिक मॉडलिंग, आपका जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी कुछ सालों पहले कंप्लीट हुआ, ये सब आपको क्या बताता है कि हर चीज चेंज हो सकती है। इसके मुकाबले एक प्रिंसिपल होता है, इसे कहते हैं पिटिशियो प्रिंसिपल। वो क्या होता है? वो होता है कि हम फैसला कर लेते हैं कि एक चीज ठीक है और फिर उसके लिए हम एविडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो यू स्टार्ट विद द रॉन्ग प्रेमिस। हम में से हर शख्स, खास तौर पर अकाइद के मामले में, हमें हर पहली दफा ये बता दिया था कि ये चीज ठीक है। अब आपने इसके लिए एविडेंस ढूंढनी है। एक पुरानी मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी जिसमें एक वो होता था फांसी देने के लिए, तो वो फंदा पहले तैयार कर लेते थे। अब फंदा तैयार हो गया तो फांसी किसको दे? जिसकी गर्दन उसमें पूरी आ जाए। तो हमें बचपन से फंदे तैयार करके पढ़ा रही होते हैं कि जो गर्दन जो मिल गया उसमें डाल देना। गर्दन नहीं ढूंढनी आपने कि जिसमें डालना लाजमी है। गर्दन का सिर्फ कसूर ये है कि उस फंदे के बराबर हो जाएगी। तो हम उल्टी तरफ से शुरू कर रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन एब्सेंट है, इंफॉर्मेशन कम है, इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल यू आर टेकिंग डिसीजंस। एंड दैट इज व्हाई, मतलब बहुत सी दफा हमें बात समझाई जाती है कि हमारे कुछ कुछ क्लीशेड किस्म की चीजें हमने डिफाइन कर ली हैं कि फलां चीज अगर हो जाएगी तो आपकी अखलाकी हालत बेहतर हो जाएगी, फलां चीज अगर हो जाएगी तो आपकी माशी हालत बेहतर हो जाएगी, फलां चीज अगर आपकी हो जाएगी तो आपकी सोसाइटी का फैब्रिक इंप्रूव कर जाएगा। आपको अगेन अपने आप से पूछना चाहिए कि इसकी कोई एविडेंस मौजूद है? एविडेंस अगर मौजूद है तो वो एविडेंस प्रेजेंट होनी चाहिए। वो एविडेंस अगर प्रेजेंट होनी चाहिए तो क्या वो टेस्टेबल या वेरीफाइबल एविडेंस है? क्या वो बार बार एक ही नतीजा पेश कर रही है?
अगर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ख्यालात हैं लोगों के, लोगों की कही हुई बातें हैं, तो आप इसको क्यों मान लें? लेकिन हम सब मानते हैं, हम में से बहुत ज़हीन लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। आप किसी भी चीज को एविडेंस के बगैर जब मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपसे कोई भी चीज बनवाई जा सकती है। जो चीज एविडेंस के बगैर प्रेजेंट की जा रही है, जो हम वो कार्ल सेगन ने कहा था कि जितना बड़ा क्लेम हो उतनी बड़ी एविडेंस उसके लिए जरूरी हो जाती है। हमारे यहाँ जितना बड़ा क्लेम हो उतनी उसके लिए एविडेंस कम प्रोवाइड की जाती है। छोटे क्लेम के लिए बहुत बड़ी बड़ी एविडेंस ढूंढी जाती है, और बड़े क्लेम के लिए जीरो एविडेंस के बावजूद आप उस पर यकीन कर लेते हैं। बेशुमार इसकी आपको एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी। क्या वजह है? आप चीजों को उनके पर्सपेक्टिव में देखना है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, अगेन वो मिसाल इसके साथ कैसे रिलेट करेगी वो आपको समझ आ जाएगी। आप सोचो जरा, फर्ज करें दो बच्चे जो जो एक बड़ा स्पेसिफिक कलर ब्लाइंडनेस के साथ पैदा होते हैं। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस ये नहीं होती, बट मैं एक टेस्ट केस के तौर पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक को सबज सुर्ख नजर आता है, दूसरे को सुर्ख जो है वो सबज नजर आता है। दैट्स इट। दे आर बोर्न विद दिस, क्या कहना चाहिए, सिंड्रोम, बोर्न विद दिस एनॉमली, ये उनका मसला है। बड़े हो गए, 20 साल के 30 साल के हो गए, जाते हैं एक इशारे पे दोनों अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं, इशारा शब्द हो जाता है, क्या दोनों गाड़ियां चला देंगे? ओके, आपने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। आप जरा सोचें कि मैंने आपको क्या प्रेजेंट किया था। ओके, अब मुझे बताइए, दोनों इशारे पे गाड़ी रोक, इशारा सुर्ख होता है, दोनों गाड़ी क्यों रोकेंगे? या दोनों गाड़ी क्यों नहीं रोकेंगे? आप कह रहे हैं दोनों गाड़ी नहीं रोकेंगे, एक रोकेगा एक नहीं रोकेगा, क्यों? दोनों रोकेंगे क्योंकि जिसको ग्रीन नजर आ रहा है उसका ख्याल में ग्रीन पे गाड़ी रोकनी है। दोनों रोकेंगे, दोनों चला देंगे, एक चला देगा, एक आपने जवाब दिया। हमारे एक दोस्त हुआ करते तो कहते थे हम लोगों ने जवाब देने की बहुत जल्दी होती है, हम सवाल ही नहीं सुनते सवाल क्या है, लेकिन जवाब देते हैं बहुत जल्दी। ये रिडल नहीं है बेसिकली। अगेन वो जब हम लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की बात करते हैं उसके लिए छोटी मोटी एक्सरसाइजेज होते हैं। क्यों ऐसा होगा कि मैं आपसे कहता हूं कि दोनों सुर्ख इशारा होगा, दोनों सुर्ख इशारे पे रुक जाएंगे। एक को सुर्ख सबज नजर आता है, एक को नहीं नजर आता। एक को सुर्ख सुर्ख नजर आता है, बट बोथ आर एक्टिंग द सेम। व्हाई? उसका कानून से आपको नजर तो नहीं आया। कानून तो ये कि सुर्ख इशारे पे गाड़ी रोकनी है, तो सुर्ख होगा तो आप गाड़ी रोकेंगे ना। लेकिन मुझे सुर्ख जो है समझ नजर आ रहा है, इसके बावजूद मैं गाड़ी रोक लेता हूँ। क्यों? देखा देखिए वाली कंडीशनिंग, इसका कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं। अगेन छोटी सी चीज है, यू आर बॉर्न विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मुझे सब सुर्ख, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि रंग क्या चीज होते हैं। क्या रंग सुर्ख वाकई कोई चीज है, या आपने किसी चीज को सुर्ख का नाम दे दिया? मैं उसे ये दिखाता हूं, मैं कहता हूं ये सुर्ख है, ठीक है, ये सुर्ख है, मुझे नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कादिर गौरी साहब को क्या नजर आ रहा है, बट मैंने उन्हें बचपन से सिखा दिया है कि जब भी वो इसे देखेंगे तो इसे वो सुर्ख समझेंगे। अब बेशक उनको ये ग्रे नजर आए, नीला नजर आए, या कुछ और नजर आए, मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है, अनलेस एंड उनको बहुत ही बड़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं। बट ही नोज कि जब भी उसने ये देखना है उसमें रुक जाना है। सो कलर इटसेल्फ मैटर नहीं करता, आपने कलर के साथ एक इंफॉर्मेशन या एक कंडीशनिंग अटैच कर दी है, वो मैटर करती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको सुर्ख सबज नजर आ रहा है, सुर्ख ग्रे नजर आ रहा है, सुर्ख नीला नजर आ रहा है, या सुर्ख नजर ही नहीं आ रहा। जब भी वो कलर आएगा, चाहे वो कोई भी रंग आपको दिखाई दे रहा हो, आपसे सुर्ख ही समझे। ये आपकी कंडीशनिंग होती, आपको हमने कंडीशन कर दिया है। हम क्या करते हैं, हम बचपन से मुख्तलिफ तरह पे कंडीशनिंग करते हैं। लोग डिजीज के साथ या लोग एनामलीज के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन आप उन्हें बचपन से उनकी कंडीशनिंग एक तरह से करने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए जरवेज का मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा ये बच्चा जो होता है ना, उसके नजदीक जो खुदा होता है ना, वो उसका बाप होता है या उसकी माँ होती है। उसको पता होता है कि जब मैं आग में हाथ डालूंगा तो वो मुझे रोकेगा, और एक दफा मैं एक्सपेरिमेंट करके अगर मैंने गलती से डाल ही दिया तो हाथ जल जाता है, तो इसका मतलब वो ठीक है।
So whatever they tell him, he is bound to take it as conditioning. जो उसकी कंडीशनिंग है उसे बता दिए गए थी। आप क्या करते हैं, थोड़े अरसे बाद हम सबके मसाइल है सारी दुनिया के, हम फैक्ट्स के साथ साथ उसे मुजर्रद तस्वुरात की तालीम देना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? वो फैक्ट्स नहीं है, वो हमारी नजर में फैक्ट्स है लेकिन वो यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं है। हमारा अकीदा, हमारी सोशल अपब्रिंगिंग, हमारा लिबास के बारे में नजरिया, हमारा बॉडी शेपिंग के बारे में नजरिया, हमारे किसी भी चीज के बारे में नजरिया, हम छोटे से बच्चे को कंडीशन करना शुरू कर देते हैं और कंडीशन करते हुए उसे बताते हैं कि ये ट्रुथ है, क्योंकि ये उसी तरह की ट्रुथ है जिस तरह आपने आग में हाथ डाला है और आपका हाथ जला है, तो वो ट्रुथ थी। आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। इस मुजर्रद तस्वुर को आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसके लिए आप ये शहादत प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट ये ट्रुथ। और छोटा बच्चा उसको मान जाता है, आसानी से नहीं मानता। He starts asking questions. आप कभी 4-5 साल के बच्चे के साथ देखें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा थोड़ी देर में, वो इतने सवाल आपसे करेगा, उन सवालों के आपके पास कोई जवाब नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे? You give him a shut up call most of the time. 90% of the time, which I've seen, you give him a shut up call because you cannot explain it. You cannot explain abstract concepts to a kid. That is why abstract concepts जो है आपको नहीं पढ़ाने चाहिए, नहीं समझाने चाहिए, because now you are creating a problem within his mind. You are playing with his perception of the world. You are creating a perception of the world which is not universal, and that is why there are so many differences. लोग इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं, लोग इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर एक दूसरे को मार देते हैं, लोग इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में जाएं तो पता लगता है कि इन डिफरेंसेस की बुनियाद जो है तो सिर्फ कंडीशनिंग है, इंफॉर्मेशन नहीं है। आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी को मार सकते हैं या आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेसिकली यू आर प्लेइंग रिले मशीन विद योर लाइफ। इट्स मोर लाइक अ गैम्बल डेली बेसिस पे। आप खुद सोचें, चीजों को चूज करने के लिए आप दुकान में जाते हैं, अब कितनी 1200-1300 रुपए की शर्ट आती होगी, उस 1200-1300 रुपए की शर्ट के लिए दुकान में मौजूद हर शर्ट को आप खंगालते हैं, एंड देन यू चूज अ शर्ट। Would you do that for every concept that you now carry with you? क्या हर possible explanation जो उसकी मौजूद थी आपसे जज करते हैं या नहीं करते? आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? Because you are conditioned not to do that. And that is why ये जो बेड़ियां नादीदा बेड़ियां होती हैं बहुत बचपन में आपको पहना दी जाती हैं, इससे भागने का, इन बेड़ियों को तोड़ने का जो वाहिद तरीका है वो क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपको कौन नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने हायर एजुकेशन कमीशन, या हमारे पड़ोस में ही है, वहां से मरासले आए थे मेरे कोर्स के हवाले से, नहीं इन जनरल, कि आपने फला बातें नहीं करनी, फला बातों के ऊपर डिबेट नहीं होगी। तो यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस which should not be intellectually safe. It should be physically safe. It should not be intellectually safe. आपके जो भी ख्यालात हैं वो किसी भी दिन उसको कोई रद्दी की टोकरी में डाल सकता है। That is why you create universities, to challenge your intellectual understanding. It has to be an intellectually unsafe place. आपको हर वक्त ये डर लगा रहना चाहिए कि जो मेरे ख्यालात, वो जो भी हो, मैं आज के दिन ख्यालात को मेरे ख्यालात फिर आप जानते हैं, बट मैं उन्हें बास्केट में नहीं रख रहा, तो जो भी ख्यालात हैं वो मेरे ख्यालात हैं, वो आपके ख्यालात हैं, वो अनसेफ है। और क्यों अनसेफ है? बिकॉज यू आर प्रेजेंटेड विद नैरेटिव्स एंड यू आर प्रेजेंटेड विद काउंटर नैरेटिव्स। हमारे यहाँ मुसीबत क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ नैरेटिव मौजूद है और उस नैरेटिव को बार बार आप स्ट्रेंथन करते चले जाते हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर आप किसको इन्वाइट करते हैं? आप एक काम कीजिए, किसी यूनिवर्सिटी का पिछले 1 साल का रोस्टर निकाल के देख लीजिए कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के नाम पे किन लोगों को इनवाइट किया गया है। आपको पता लग जाएगा कहानी क्या है। काउंटर नैरेटिव वाला कोई बंदा नहीं जाएगा, अब वो तो पता नहीं है भी बंदे के नहीं है, बट अगर हो भी तो उनको कोई यूनिवर्सिटी इनवाइट नहीं करेगी। टाइम एंड अगेन, और आप इतने डरे हुए हैं कि आप उसको बार बार उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं, और आप जाएंगे तो हॉल भरे होंगे, लोग ऊपर से लटके हुए होंगे, लोग देख रहे होंगे, और साहिल नदीम साहब आपको बता रहे होंगे कि अबू उबैदा जो है पाकिस्तान की सरहद पे आके उन्होंने ये फलां बातें की। मतलब जो शख्स कभी शाम से बाहर नहीं निकला वो पाकिस्तान की सरहद पे पहुंचा देते हैं उसको। हजरत उमर को 23 साल का लड़का बना देते हैं जब उन्होंने इस्लाम, जो दिल में वजह क्या है? देयर इज वन ग्रुप, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हमारे जब आप सबने पढ़ा हुआ है हम सब
पे हमारी चीज़ें भी छपती हैं बहुत सारे लोग। वजाहत में एक दफ़ा हमारी डिस्कशन हुई तो वजाहत ने कहा कि सबको हमें इक्वल स्पेस हर एक को देनी, हम सबका मतलब ये है कि सबके लिए स्पेस अवेलेबल है। तो उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट पता क्या था? उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि कुछ लोग हैं इस मुल्क में, बल्कि अक्सर लोग हैं, जिनके नजरिए को हर स्पेस अवेलेबल, आपको लिखने से पहले सोचना नहीं पड़ता, आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता, आपका जो दिल करे आप बोल सकते हैं, आपका जो दिल करे आप लिख सकते हैं। उसके मुकाबले में एक और तबका है जो बहुत छोटा है, जिसको एक फिक्रा लिख के 15 दफा काटना पड़ता है। उसके बाद वो एडिटर के पास जाता है तो उसने 15 दफा लिख के काटा होता है, वो उसको भी चेंज कर देता है, कहता नहीं है। तो आपके पास नैरेटिव डेवलप करने की, जो हमारा स्टेट नैरेटिव है, तो डेवलप करने की, प्रेजेंट करने की पूरी आजादी मुयस्सर हर जगह। आप जो और जितनी मर्जी आप एब्सर्ड बात करें, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं इत्तेफाक है, मैं आज आने से पहले तारिक जमील साहब का एक वो क्लिप मैं स्क्रोलिंग करते हैं तो आपके सामने आया, ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है। अब और हो सकता है उन्होंने जाहिर कहीं किसी रिवायत से बात की होगी, अब मैं फिर उस पर नहीं जाता है, ज़ईफ रिवायत है। उन्होंने कहा कि आपको पता है जन्नत में अंगूर कितना बड़ा होगा, अंगूर का दाना, तो उनका एक कब्बा जो है वो 200 साल अगर सीधा उड़ता रहे तो वो कब्बे का वो जो एक अंगूर का जो दाना है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, आपने कर ली बात, तो लोगों ने सुन ली, वाह कर दी, लोगों ने सर भी हिला दिया। किसी ने सवाल किया कि इतने बड़े अंगूर के दाने की बनाने की जरूरत क्या है? मतलब फर्ज करिए ना, जन्नत है, मान लेता हूँ जन्नत है, फर्ज करिए फिजिकल जन्नत है, आप भी वहां मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, मैं 6 फुट का हूँ, 5 फुट 11 इंच का हूँ, आप 5 फुट 8 इंच के हैं, आप हम जमीन के पुत्र से बड़े अंगूर के दाने का करेंगे क्या? व्हाट कैन बी पॉसिबली डू दैट? या हमें उतना, हमें अच्छा उसको बराबर करने के लिए शायद हमें भी उतना ही बड़ा कर देंगे। ये साइज, अच्छा वजह क्या है? बिकॉज देयर इज, हमारी एसोसिएशन जो है ना साइज के साथ एक बड़ी डिफरेंट किस्म की, हमें बड़ा साइज जो है ना वो इंप्रेस करता है। तो आपने जहां जहां चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करना है, वहां साइज भी आप उसका बढ़ा देते। दैट इज ऑल, इट डज नॉट मेक सेंस, इट इज नॉट लॉजिकल। उसमें क्या होता है? लेकिन कहानी एक ऐसी दुनिया की है जिसमें ना आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ना तारिक जमील साहब वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो आपका दिल करेगा आप बात कर लेंगे। हमारा मसला ये है कि जो वेरीफाइबल दुनिया नहीं है, हम उस वेरीफाइबल दुनिया के लिए बहुत से मसाइल में उलझे रहते हैं। जो वेरीफाइबल टेस्टेबल दुनिया है, वहां पे हम चीजों को बदलने के लिए में इंटरेस्टेड नहीं होते। कोई तो रीजन होगी कि इस मुल्क में तरक्की माकूस है, इस मुल्क में जितना मदरसे का बच्चा इस वक्त रिजिड है, यूनिवर्सिटी का बच्चा उससे ज्यादा रिजिड। यूनिवर्सिटी में आप असली तालीम देकर कोई दीनी तालीम के मुकाबले में कोई बेहतर प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मदरसे का बच्चा एक्चुअली ज्यादा नॉलेजेबल होता है कि कम अज कम जिन हवालों से वो रिजिड है, वो हवाले तो उसमें पढ़े तो होते हैं कम अज कम। वनी साहब ने कहा था कि ऐसे लोगों से खौफजदा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एक किताब पढ़ी होती है और उसको सच मानते हैं। तो मैं तो कहता हूँ उन लोगों से ज्यादा खौफजदा होना चाहिए जिन्होंने वो एक किताब भी नहीं पढ़ी होती है और फिर भी उसे सच मानते हैं। हमारे यहाँ तो मसला है कि हमने वो एक भी नहीं पढ़ी और फिर भी हम उसे सच मानते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ डज नॉट एग्जिस्ट। यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ये कर सकते हैं, अपने अंदर ये हौसला रख सकते हैं कि आप हर चीज के सवाल करने को तैयार हैं और इस पर आपका जहन पाबंदी नहीं लगा रहा, और आप ये मानने को तैयार हैं कि हर चीज गलत हो सकती है, चाहे वो कितनी ही ठीक लग रही है। कैसे शकल, बिल्कुल आपके पास एविडेंस मौजूद है। 1918 में आइंस्टाइन कहता है कि अंबाज शकल मौजूद, पेपर प्रेजेंट होता है। अच्छा, पेपर ऐसे नहीं प्रेजेंट हो जाता कि आज आइंस्टाइन को सुबह सुबह बाथरूम में बैठे बैठे ख्याल आया था कि अंबाज शकल होनी चाहिए, नाम की कोई चीज होनी चाहिए, और प्रेजेंट हमें लगता है कि खैरात ऐसे आते हैं लोगों को। So there's a lot of mathematics behind it, there's a lot of equations behind it, there's a lot of observable facts which can convince you that there is something like gravitational waves, but you don't have a way to prove it. So you present it under the domain of theoretical physics, you publish a paper, end of the story. The scientific community questions it, कोई मानता है उसको, कोई नहीं मानता। In 100 years, 2018 में पहली दफा आप एक्चुअली ग्रेविटेशनल वेव्स का सबूत आपको मिलता है। 100 साल लगते हैं। 100 साल बाद आप आइंस्टाइन की बात शक के बगैर मानते हैं। 100 साल नहीं मानते, क्योंकि 100 साल आपके पास एविडेंस नहीं है। इट लुक्स लाइक अ प्लॉजिबल थ्योरी, मेक्स सेंस, बट यू डोंट हैव द मींस टू टेस्ट इट। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि जो टेस्टिंग का हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स का भी एक इशू जो है, जो हम समझने को तैयार नहीं होते। हमारा इल्म बहुत खाम है,
अगर आप जमीन के 4.5 बिलियन साल को, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, वो 4.5 बिलियन साल को ना 24 घंटे में कन्वर्ट करके देखें तो पता लगता है कि पूरी ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो अभी 11:59 के तीसरे हिस्से में पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन सिमट जाती है। आगे बस 1 लाख साल का रिकॉर्ड होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन का, शायद इससे भी कम का रिकॉर्ड होगा। जो सिविलाइजेशन का अगर देखें तो शायद 10-15 हजार साल ज्यादा कि नहीं, 4.5 अरब साल में 10-15 हजार साल कोई मानी नहीं रखते। पिछले 50 साल में इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स पिछले 5,000 साल के इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स से ज्यादा है। तो आप अभी बहुत, ये देखिए, ये आपको हम्बल बनाता है, ये चीज, इट मेक्स यू हम्बल, इट डज नॉट मेक यू समबडी हु नोज एवरीथिंग। कोई भी आपको अगर ये बताता है कि उसके पास तमाम सवालों के जवाब मौजूद है और ठीक जवाब मौजूद है, इसका मतलब है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को मारने की कोशिश कर रहा है। आप सवाल करेंगे, आप ये बताएंगे कि आप ह्यूमैनिटी आप में क्यों आती है, बिकॉज देयर इज सो मच व्हिच इज स्टिल अननोन। अननोन का जवाब कॉम्प्लेक्स आंसर होता है, अननोन का जवाब सिंपल आंसर नहीं होता। अननोन का जवाब वो नहीं हो सकता है जो अब से 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले एक केवमैन के जहन में आया था। एक केवमैन के जहन में जवाब आया ना, आप आज तक उस जवाब को क्यों मान रहे हैं? बिकॉज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, इज इट द राइट एक्सप्लेनेशन? आई डोंट नो एंड यू डोंट नो एंड वी हैव नो वे ऑफ नोइंग, बट वी आर ट्राइंग टू find out the right answer. We are in search of it. That's where science differs from maybe many other forms of knowledge, if you call those things. अगर आप उसे knowledge समझ सकते हैं। Knowledge is something जो आपकी इंसानी तरक्की में कहीं कोई नाफे के दार किसी हवाले से अदा कर सके। तो knowledge कोई ऐसी बॉडी, knowledge is something which is testable information. तो मेरा बेसिकली हमारे यहाँ जो मसला, मेरा ख्याल है आपका टाइम 45 मिनट का पूरा हो गया, मैं बस थोड़ी सी बात करके खत्म करता हूँ। ये ऐसा टॉपिक है, इस पर आप बहुत सी मुख्तलिफ तरह से बात कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं समेट सकता 45 मिनट में या 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में। फिर सो मच दैट कैन बी सेड। हमारा आज का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आप आज का नौजवान, देखिए हमने अपनी उम्र गुजार ली बड़ी हद तक, हम इस मास्टर को नहीं बदल सके या इसमें वो पॉजिटिव तब्दीली नहीं ला सके जो हम सोचते थे। वो क्यों नहीं ला सके? बिकॉज दिस कंट्री वाज बोर्न आउट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल डिल्यूजन। इस मुल्क की नजरियाती सरहदें जो हैं वो बेसिकली फरेब की बुनियाद पर तश्कील दी गई। जब फरेब की बुनियाद पर आप तश्कील देते हैं तो उस मुल्क में फरेब ही बिकेगा, इसीलिए आपको नजर आ रहा है। ये मुल्क पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए बना था, इसी वजह से इस मुल्क में सिर्फ पावर सेंटर्स। वो पावर सेंटर किस फॉर्म में है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा तो दोबारा यहाँ आ नहीं सकूंगा। तो ये पावर सेंटर्स जो इस मुल्क में 2 बुनियादी पावर सेंटर्स, मैं उनका नाम नहीं लेता, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ ये चाहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप ना हो, बिकॉज देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो क्रिटिकल थिंकिंग का फुकदान यहाँ पे क्यों है? बिकॉज सिस्टमैटिकली वी डोंट वांट क्रिटिकल थिंकिंग टू फ्लरिश। आपका एजुकेशन सिस्टम इसके हक में नहीं है, आपका मदरसा इसके हक में नहीं है, आपका स्कूल इसके हक में नहीं है, आपका उस्ताद इसके हक में नहीं है, आपके वालिदैन इसके हक में नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? मैं जाती तौर पर ये अक्सर ये दफा बात करता हूँ कि मैं इस मामले में अगर रियलिस्ट हो जाऊं तो मेरे पास ऑप्टिमिज्म के नाम पे बेचने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में चीजों को मजीद खराब होते देखा है। एक ट्रेंड होता है, आपने गिरते देखा, इंटेलेक्चुअली हम गिरते चले जा रहे हैं, मजीद बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। खैर वो हर नस्ल का एक अलमिया होता है कि वो अगली नस्ल को बुरा समझती है, मैं अगली नस्ल को बुरा नहीं समझता। मैं बताता हूँ ये हमारी सलीब है जो हम अपने कांधों पर उठाए फिर रहे हैं। आपको ये सलीब उठा के नहीं फिरनी, आप कुछ चेंज कर सकते हो, सो यू हैव टू डू समथिंग नॉवल, समथिंग व्हिच वी फेल टू डू। एक नई जनरेशन जो अब 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के लोग हैं, ये शायद कुछ कर सकते हैं। मेरी उम्र के लोग अब कुछ करने के काबिल नहीं रहे। ना इनसे कुछ हो सकता होगा तो मैं कर लिया होता, तो मुझसे कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ के जो लोग हैं उनसे कुछ नहीं हुआ, उनके ऊपर हमारे ऊपर मत रहिएगा, ठीक है? तो जाग तो खुद रहे, खुद ही आपने कोई तब्दीली लेकर आनी है, अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा। और अगेन बात वही है, चिराग से चिराग जलने वाली बात है। क्या इतने चिराग जल सकेंगे? मुझे नहीं पता। क्या इस मुल्क में तब्दीली आएगी? आई डोंट हैव एन आंसर। इफ यू आस्क मी ट्रूथफुली, तो वो ये कहते हैं ना कि लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल, तो लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल इज ऑफ एन इनकमिंग ट्रेन, जो बेसिकली अभी आपके ऊपर वो ट्रॉली की तरह चढ़ने वाली है थोड़े दिनों में। एक 1971 में चढ़ी थी, उसके बाद
4 मार्शल लॉ की सूरत में हमने भुगती है, कोवर्ट ओवर्ट वो हमने भुगता है। इस मुल्क में हमने मतलब से आज ही हमने किसी साहब ने वो हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लगाया था, उन्होंने कहा पाकिस्तान की कोई जामिया जो है वो टॉप 100 में शामिल नहीं है दुनिया के, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे हैं, ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हुई है। तो अगेन ये अगर फैक्ट है और अगर मैं उसको चैलेंज, मैंने अभी आज ही पढ़ा तो मैं उसको देखते मुझे पता है एक्चुअली क्या हुई, बट अगर मदरसे इतने ज्यादा हैं और दीन की तालीम इतनी ज्यादा है तो फिर कम से कम जो हमारे मसाइल हैं वो दीन की दूरी की वजह से तो नहीं है, कहीं और है। लेकिन क्या मदरसा जड़ है मसाइल का? मेरा ख्याल है प्राइमरी स्कूल जड़ है आपकी मसाइल, मेरा ख्याल है घर आपके मसाइल की जड़ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, आप एक शऊरी दिमाग को चेंज नहीं कर सकते। आप में से बहुत से लोग मेरी बातें आज सुनेंगे, हो सकता है इसके ऊपर कोई, इसके ऊपर आप तनकीद करें, इसके ऊपर आप तहसीन करें, इसमें से कोई माने कोई इसको ना माने, लेकिन इस एज में बदलना, इस एज में चेंज को एक्सेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। जितने जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी चेंज का एजेंट बनने की या चेंज को मैनिफेस्ट करने की जो सलाहियत है वो कम से कम होती जाती है। यू कैन चेंज व्हेन यू आर 7 years old, when you are 8 years old, when you are 4 years old. You start from the very beginning. आप देखें कि आपने अपनी अगली नस्ल को क्या देना है। आपने उन्हें मुजर्रद तस्वुरात सिखाने, आपने उन्हें इंफॉर्मेशन के नाम पे वो सौदा बेचना है जो टेस्टेबल वेरीफाइबल नहीं है, और आपने उसे सच मानने पर मजबूर करना है, तो फिर आप सच्चाई का हुलिया बिगाड़ देंगे बहुत बचपन से। सच्चाई का हुलिया जब एक दफा बिगड़ जाता है तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हमारे यहाँ होम बेस्ड चेंज जब तक नहीं आएगी, आप जो मर्जी कर लें, आप करिकुलम को बदल के देख लें, आप बड़ी बड़ी किताबें लिख लें, आप पॉडकास्ट कर लें, आप इस किस्म के महफिलें कर लें, चेंज इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड सिंस आई डोंट सी दैट हैपनिंग, जो मैं एक्सपेक्ट कहता हूँ आपसे कि होम बेस्ड, हम निकलते हैं ना सड़कों पे। अभी अहमद इजाज़ हमारे दोस्त बैठे हैं पीछे, हम कुछ अर्सा पहले पंजाब का हमने पूरे छोटा सा टूर किया, तो आप शहरों से जरा छोटे शहरों में जाए ना तो एक चीज आपको नजर आएगी, आपको एक तो हशरातुल अर्ज़ की तरह लोग सड़कों पे रेंगते हुए नजर आएंगे, देयर इज सो मेनी पीपल। आप उनके चेहरे ऑब्जर्व करें, आपको चेहरों पे खुशी नजर नहीं आएगी, चेहरों पे परेशानी है, हर वक्त की परेशानी, माश की परेशानी, बच्चों की परेशानी, पता नहीं किस चीज की परेशानी। बट वी एक्चुअली उन्होंने ये ऑब्जर्व करें, सिर्फ एक सड़क पे गुजरते हुए आप ऑब्जर्व करें कि लोगों के चेहरे पे खुशी है कि नहीं है। तो छोटे शहरों में कम से कम, बड़े शहरों में चलो फिर कोई फारेगुल वो थोड़े से खुशहाल लोग हैं, थोड़े बेहतर लोग हैं, कहीं नजर आती है कि यहाँ भी बहुत कम नजर है, लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं है। आप लाख पे जी ये 19वीं सदी का मसला था, आबादी वाली कहानी अब पुरानी हो गई, माल्थस प्रिंसिपल पे हम नहीं चलेंगे, लेकिन आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। जब आप 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 25 करोड़ की आबादी है, रिसोर्सेज आपके नहीं डेवलप हो रहे, चेंज लाने के लिए रिसोर्सेज तो वही हैं, उनको 25 करोड़ में तकसीम करें और 10 करोड़ में तकसीम करें तो फर्क तो पड़ना चाहिए ना, कि नहीं है। ये बहुत सादा सी मैथमेटिक्स है, मैं बहुत इसकी डिटेल फिलोसफी के अंदर नहीं जा रहा, उसके ऊपर तदकीक के ऊपर नहीं जा रहा, बट दिस इज वन बिग प्रॉब्लम। कोई इसको सुलझाने को तैयार नहीं है। हमने एक बना दी है, क्या नाम है जी, बहबूद आबादी की, अल्लाह माफ करे, बहबूद आबादी की वजारत हमने बना दी है, वो पता नहीं वो क्या करती है, तो नाम भी हमने डर के मारे उसका रखा है बहबूद आबादी, मतलब मुनसिपाबंदी की वो नहीं है, वो भी बहबूद ही है उसकी। अब बहबूद वो कहते हैं 10 बच्चे हैं तो ये बहबूद है, बहबूद की तो कोई मर्जी, जो मर्जी आप डेफिनेशन कर लें। तो दीज आर द प्रॉब्लम, माशी हालात। मतलब मैं बताता हूँ आपको, मैं आखिरी बात सिर्फ करने लगा, आपसे कई साल पहले मैं टेलीविजन के प्रोग्राम में, कहीं मुझे बुला लिया गलती से उन्होंने, उसके बाद नहीं बुलाया, तो वो उस वक्त बात हुई थी सी पैक गेम चेंजर के तौर पे। तो मैंने कहा यार सी पैक में समझाएं गेम चेंजर कैसे है, ये सड़कें बनेंगी, ये फलां बनेगा, ये बनेगा, ये रूट, ये रूट। मैंने कहा एक्चुअली आप देखें जो सी पैक की $41 बिलियन वैल्यू थी, इससे फ्यूचर वैल्यू, कोई आपको ये नहीं बताता, इट्स नॉट द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द वैल्यू दैट विल मटेरियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। ये तब की वैल्यू, इसे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो ये शायद $8 बिलियन वैल्यू रह जाएगी। उसके अंदर से 10%, 9.8% रोड्स पे है। सारी दुनिया आपको बता रही सी पैक में रोड्स बन गई, 9.8% रोड्स बन गई, 38% क्या है, पावर प्रोजेक्ट्स। कौन से पावर प्रोजेक्ट्स है, कोल प्रोजेक्ट्स है। कौन से कोल प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें चाइना में 2030 तक डिस्कार्ड करना है। आपको लगे साहिवाल में लगा, आपका एक और आपके नाम से भी एक जगह है, वहां पे भी कादिराबाद के नाम से, वहां पे भी एक और लग, वहां पे भी एक लग रहा है। दुनिया जिन प्लांट्स को डिस्कार्ड कर रही है वो प्लांट्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हम यहां पे लगा रहे हैं।
आज के दिन आपको बिजली का जो 70 रुपए यूनिट पे करना पड़ रहा है, ये इसलिए नहीं पे करना पड़ा कि आपके यहाँ बिजली की प्रोडक्शन कम है। आपकी बिजली की प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्चुअली आपकी खपत कम है। तो क्या होता है, आपके आईपीपी जो हैं, जो आपने 1994 में किए, 2001 में किए, 2004 में किए, 2015 में मुआहदे किए, उन मुआहदों की कैपेसिटी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। आईपीपी बंद पड़े, आप उन्हें अरबों रुपए की पेमेंट्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, करनी है कैपेसिटी पेमेंट। क्यों किया हमने उस वक्त हमने किया इसलिए कि हमारा ख्याल ये था कि हम एक बड़ा अड़तीस इंडस्ट्रियल जोन बना लेंगे, इंडस्ट्री लगा लेंगे, इंडस्ट्री चलेगी, उसे बिजली की जरूरत होगी, बिजली हमने पहले से बना के रख ली। इंडस्ट्रियल जोन नहीं लगे बट बिजली लग। अब वो बिजली आप जो आपको पता है, मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब आप 6 रुपए 10 रुपए यूनिट पे कर रहे थे। मेरे घर जो इस महीने बिजली का बिल आया वो 70 रुपए के हिसाब से आया, अगर मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ सारे टैक्स, तो 70 रुपीज पर यूनिट। व्हाई डू यू पे दैट? क्यों उस वक्त किसी ने सवाल क्यों नहीं किया कि आईपीपीज के बजाय आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्यों नहीं जाते? जो आज सारी दुनिया को सोलर लगवाने पे आप तरगीब दे रहे हैं, उस वक्त की तरगीब क्यों नहीं दी? बिकॉज नोबडी आस्क्ड द रेलेवेंट क्वेश्चंस। आप अपने साथियों को देख लें, बेनजीर भुट्टो से इंटरव्यू मैंने देखा हुआ है, नवाज शरीफ साहब से इंटरव्यू देखा हुआ है, जो टेंजिबल क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, हवाला में कोई उसमें से कोई क्वेश्चन करे, 2 मिनट के अंदर सियासतदान जरा स्मार्ट है, वो आपको बिल्कुल फारिग करके फेंक देता है। साथी की कोई रिसर्च नहीं की। साथी कौन है आपका? आपका साथी है डॉक्टर शाहिद मसूद। उनके पास सर्वे इंफॉर्मेशन किस बारे में है? क़यामत का भाई। मतलब आपके साथी हैं, मतलब हामिद मीर साहब बहुत अच्छे काम भी करते हैं, बट वो आपको ये बता रहे हैं कि पानी से चलने वाली गाड़ी ईजाद हो गई, वकार साहब ने कर ली है, कर ली। 2 दिन पहले अभी नस्ल में गए, उन्होंने फिर पानी से चलने वाली गाड़ी ईजाद करवाए, हालांकि वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है। देयर इज, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन हैविंग रिसर्च एंड हैविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से जो हमारी ये नफरत है ना, जो नफूर है हमें, दैट इज द प्रॉब्लम। जिस दिन आपने इंफॉर्मेशन गैदर करना सीख लिया, सवाल करना सीख लिए, बच्चे की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना सीख लिया, आपने 5 साल आपने जिन घरों में 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं ना, यहाँ पे काम करने की जरूरत है। उनकी क्यूरियोसिटी को मरने ना दें। उन्हें आप बताएं चूटियां जमीन पे चलती हैं तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं। उन्हें आप बताएं सितारे जो आपको नजर आते हैं ये क्या होते हैं। शाहब साकिब जो है, जो टूटता है तो ये किसी शैतान को नहीं मारा जा रहा होता, ये मीटरोइड शावर नासा आपको क्यों बता देता है? ये सवालों के जवाब आपको देने चाहिए ना यार उन्हें, आप क्यों नहीं देते उन्हें सवालों के जवाब? बुक्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो वो है सफे हैं, वो आपने मैंने स्कूलों में स्टेपल हुए भी देखे। बायोलॉजी की बुक ऑक्सफोर्ड से आती है, वो स्टेपल कर देते हैं कि ये बच्चे देख ना लें इसको। वही पढ़ाना हमने, उसमें तस्वीरें बनी हुई हैं, वही बच्चे हैं यार, उनके जिस्म में भी वही आज़ा लगे हुए हैं। आप नहीं बताते। इस मुल्क में सेक्सुअल प्रेडेटर्स क्यों कामयाब है? बिकॉज सेक्स एजुकेशन नाम की कुछ चीज नहीं। सेक्स एजुकेशन के नाम से हमारे जहन में आता है कि शायद हम बच्चों को पॉर्न मूवीज दिखाना चाह रहे हैं, हमें पता ही नहीं सेक्स एजुकेशन क्या होती है। देयर आर प्रॉब्लम्स, यू सी। ये कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं है, मैंने बहुत कोई तहकीकी मकाले यहाँ प्रेजेंट नहीं किए, ये एवरीडे इश्यूज हैं, एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं। सो इन दी एंड ऐसी किसी महफिल का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी सोच को थोड़ा सा, हम जाहिर है मैं जो समझता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, हो सकता है वो भी बिल्कुल गलत हो, बट आप अगर मुझे सवाल करके और दलील से कन्विंस करें तो बात होगी, बजाय इसके कि आप एडोमिनियम फैलेसी के ऊपर चले जाए। हमारे यहाँ ना मंतकी मुखालतों का बहुत मसला है। आप ये नहीं सुनते कि क्या कहा जा रहा है, आप ये सुनते हैं कौन कह रहा है, और अगर वो कौन आपको पसंद नहीं है तो आप उस कही हुई बात को भी मुस्तरद करते हैं। कही हुई बात किसी की भी ठीक हो सकती है, हत्ता कि साहिल अदीम की भी ठीक हो सकती है। तो कही हुई बात को उसके मेरिट पे जज करना सीखिए, दैट इज ऑल। अगर आप ये करना सीख लेंगे, बच्चों को थोड़ा उसकी क्यूरियोसिटी जिंदा रखेंगे, तो शायद क्रिटिकल थिंकिंग इस मुल्क में कभी परवान चढ़ जाए। थैंक यू। बहुत अच्छी गुफ्तगू, और जाहिर है आप लोगों के ख्याल में और जहन में सवालात आए होंगे, और यही आज का मौजू भी है। उसमें तनकीद भी हो सकती है, आप डीपली भी निकाल सकते हैं इनकी बातों को। तो सवाल के लिए अपने हाथ खड़े करेंगे। मैं बल्कि इंडोर्स भी करता हूँ। मेरा ख्याल है क्रिटिकल थिंकिंग इनेट होती है, आपके अंदर मौजूद है। हम सारी उम्र कोशिश क्या करते हैं, उस क्रिटिकल थिंकिंग को किल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट वी डू, वी डू नॉट ट्राई टू प्रमोट इट। लेकिन बच्चे के अंदर क्रिटिकल, मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ, आपने बच्चे को अगर मुतमईन करना सीख लिया तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग मरेगी नहीं। आप बच्चे को चूंकि मुतमईन नहीं करते, उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वहां से क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग एनिमल्स के अंदर भी शायद होती होगी। दे इवैल्यूएट कौन सा प्रे है, उसको कैसे पहुंचना है, कैसे अप्रोच करना है, क्यों करना है, वो सिखाते हैं।
बट उनकी यहाँ तक है। इंसानों ने चूंकि कहानी लिखना लफ्ज ईजाद कर लिया, कहानी लिखना सीख लिया, दास्तान बना ली, तस्वुरात भी उसके साथ बहुत से आ गए, तखय्युल भी आ गया। ये वाले सवाल भी, कायनात से मुतालिक सवाल हम 5000 साल 6000 साल से पूछ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि 6000 साल पहले हमने सादा जवाब घड़ा, हम आज भी उसी सादा जवाब को मानने को तैयार है। ये मसला देखिए, इखलाकी फ्रेमवर्क जो है ना, वो अगेन कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको सिर्फ किसी एक चीज के साथ जोड़ दिया जाए। हमारी सकाफत, हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस और हमारे यहाँ जो कबायली कल्चर है वो इखलाकियात की किसी ना किसी तरह की तश्कील करता है। बात यह कि क्या उस इखलाकी फ्रेमवर्क को हम क्वेश्चन करने को या चेंज करने को तैयार है, वो नहीं तैयार है। यहाँ पे आपके एक बलोच सरदार ने खड़े होकर असेंबली के अंदर कहा था कि कारी करना हमारा कल्चर है, इखलाकी तौर पे उसको डिफेंड किया था असेंबली के अंदर और किसी ने उस पर बात नहीं की थी। पहली बात यह कि ताबीर चेंज नहीं हो रही, वो जो मानने वाले हैं अभी भी यही मानते हैं। आपको मैं यूथ क्लब के क्लब्स दिखा दूंगा जो कह रहे हैं कि कुछ जो है वो शाबे साकिब होते हैं जो जमीन पर गिरे होते हैं, उसमें कुछ होते हैं जो शैतान को मारने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, तो आपको नहीं पता कौन से हैं। तो ताबीर तो वो मानी जा रही है। देखिए, सवाल असल क्या है, इंसान की अगर आप तारीख देखें ना, तो इस्लाम के आने से भी 1000 साल पहले सिविलाइजेशन मौजूद थी, फलसफा लिखा जा रहा था, साइंस प्रोग्रेस कर रही थी, सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे थे। सवाल इंसान के जहन में उस वक्त भी थे जब उसने सही तरह बोलना सीखा नहीं। आप सवाल करते हैं, उसके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक ज़हीन आदमी और एक बेवकूफ़ आदमी के अंदर यही फर्क है कि ज़हीन आदमी जो जवाब दिया जाता है उस जवाब को परखने की कोशिश करता है और देखता है कि इस जवाब में कितनी सच्चाई हो सकती है। अगर उस ज़हीन आदमी को आप कहें कि चूंकि तुम सवाल कर रहे हो इसलिए तुम जाहिल हो, तो फिर सवाल कैसे हो? तो हमने ये भी आपकी हिस्ट्री में कि जो शख्स सवाल करेगा उसको जाहिल कहा गया, ये मसला है। तो आज अगर आपकी शाबे साकिब की एग्जाम फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि मीटराइट शावर है, जब जमीन की सतह ये ओजोन जो आपकी जमीन के इर्द गिर्द जो ओजोन का वो गिलाफ गैसों का है, जब उससे पत्थर टकराते हैं तो रगड़ की वजह से आग पैदा होती है। सीम्स लाइक अ नाइस आंसर, बट जरूरी नहीं है आप पे माने। आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि वाकई ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता, क्या कोई ऐसी भी चीजें हैं जो इसके अलावा भी कोई एक्सप्लेनेशन दे सकें। साइंस का मसला है कि साइंस किसी चीज को हतमी जवाब नहीं मानती। तो आपसे कहती है कि दिस इज द आंसर दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन एज ऑफ टुडे। इट कुड चेंज टुमारो। आइंस्टाइन जैसा जहन जो है, जितना बड़ा जहन, वो क्वांटम मैकेनिक्स पर या क्वांटम फिजिक्स पे कायम नहीं था। बट क्या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम रियल्म जो है वो रियलिटी नहीं है? आज हमें पता नहीं लग गया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी सवाल जो है वो अपनी जगह, कोई भी जवाब जो है वो हतमी। जब आपको कोई ये कहना शुरू कर दे कि जवाब हतमी है, यहाँ तो समझ लीजिए गड़बड़। हतमी जवाब नहीं है, कोई नहीं, साइंस के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल लेवल के ऊपर शायद आप चले बात कर लें कुछ और, बट एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हर चीज अपनी जगह तगय्युर पची है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया जा सकता है। कशिश अकल की रफ्तार आपने नाप ली है, बट कशिश अकल की रफ्तार कहीं और मुख्तलिफ हो सकती है। ब्लैक होल के अंदर की दुनिया में नहीं पता कैसी है, वहां एक नई कायनात बन सकती हो सकता है सब कुछ वहां फना हो रहा हो। वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर इट, आवर नॉलेज इज स्टिल वेरी लिमिटेड। बट ये लिमिटेड नॉलेज रखने का मतलब ये नहीं है, आपको कहता है नॉलेज लिमिटेड है, इसका मतलब नहीं कि आप उसके दिए हुए जवाब को मान लें। लिमिटेड नॉलेज के अगेंस्ट आपको उससे ज्यादा नॉलेज प्रेजेंट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गिव एन आंसर which does not have testifiable evidence and make you believe that answer because you do not have a better explanation. ये तरीका नहीं होता। ये तरीका अकायद की सूरत में तो अपनाया जाता है, लेकिन इल्म की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मतलब आपका ख्याल है अगर आप क्यूरियोसिटी उसकी बचाए रखते हैं तो उसमें सेफ्टी कैसे मुतासिर होगी, मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चों जब मैं खैर वो थोड़े बड़े जब हो गए थे तब उन्हें हमने ये बताना शुरू किया था कि इम्तहान में पास होने के लिए चीज़ों को किसी और तरह देखना पड़ेगा और चीज़ों को उसकी असल में समझने के लिए किसी और तरह देखना पड़ेगा। तो आप ये बात ठीक कर रहे हैं कि आपकी इन्वायरमेंट जो है वो आपके घर तक महदूद नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि एक हथियार और हमारे पास आ गया है, बाकायदा उसके लिए कानूनी बन गया है, जिसमें हर चीज़ जो है वो तौहीन में ढल जाती है। तो दैट इज अ ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। यू हैव टू अलाउ द चाइल्ड टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि बच्चे को आप तरगीब ये दें कि थीज़म ठीक नहीं है, एथीज़म ठीक है, क्योंकि ये भी तब्लीगी हो गई, ये भी बच्चे की कंडीशनिंग हो गई। असल क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चे को खुद आप आज़ादाना सोचना सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे।
जो सवाल उसके होंगे ना, जो असल सवाल बच्चे के होते हैं, बच्चे का सवाल मुजरद तस्वीरात से मुताल्लिक होते नहीं है, बिकॉज छोटे बच्चे के लिए मैटर नहीं करती चीज़। उसके लिए क्या मैटर करता है, उसे चूटियां चलती हुई नजर आती हैं, वो सवाल करेगा आपसे, चूटियों को दिल देखेगा, वो सवाल करेगा, आसमान पर सितारे को मूव करके देखेगा, सवाल करेगा। इसके साइंटिफिक आंसर देने से उसकी सेफ्टी जो है वो खराब नहीं होती। सेफ्टी हमारे यहाँ जो है ना, वो मुजरद तस्वीरात के हवाले से खराब होती है। मुजरद तस्वीरात में ऐसे आपको उससे मुझे ये बताना है कि ही नीड्स टू लिसन टू एवरीथिंग एंड देन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ, नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड। वो मंतकी मगालता होता है, कहते हैं अपील टू अथॉरिटी, उसे कहते हैं मुख्तदरा की दुआई, क्योंकि फलां बंदे ने कही इसलिए बात ठीक होगी। इस सिंड्रोम से उसे निकालना है। लॉजिकल फैलेसीज आप सिखा दें अगर बच्चे को, तो वो खुद से चीजों को क्वेश्चन करना सीख जाएगा। खुद से क्वेश्चन करके वो जो चीज अडॉप्ट करेगा वो ठीक है उसके लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। हम बात ये करते हैं कि चीजें जो है वो जब ने हिग्स बोसान वाली बातें सामने आई तो उन्होंने कहा, हमारा हमेशा से नजरिया था कि कोई चीज समथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नथिंग, बट नाउ वी से थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ नथिंग, बिकॉज फिजिक्स के अंदर नथिंग जो है वो कुछ और हो जाता है। नथिंग जो है खुद ब खुद जर्रे प्रोड्यूस हो रहे हैं, खुद ब खुद जर्रे मिट रहे हैं। हम अभी तक उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। हमने गॉड पार्टिकल की तो बात कर ली, पर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम अभी ढूंढ रहे हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, ये वो चीजें हैं। उसके लिए एक एग्जैक्ट लफ्ज है, मुझे जहन में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है कि जो मैथमेटिक्स के जो थ्योरम्स है ना, बाकायदा डिफाइन कि 2 गुना 2 4, 2 गुना वो 5 करके भी आप कुछ नहीं कर सकते ना। इट वुड नॉट चेंज। देखिए अगेन, 4 क्या चीज है, ये 5 क्या चीज है, एक सिंबल का नाम। आपने एक सिंबल दिया हुआ, 2 चीजें आप रखते हैं, उसमें 2 चीजें जमा करते हैं, वो 4 हो जाती है। क्या ये रियलिटी ब्लैक होल के अंदर चेंज हो सकती है? जब नथिंग से समथिंग प्रोड्यूस हो सकती है, तो यस, दिस इज पॉसिबल एज वेल। हमारे पास इस वक्त जानने का कोई तरीका नहीं एस्टैब्लिश फैक्ट्स के अंदर या एस्टैब्लिश मैथमेटिक्स के अंदर। फैक्ट्स अगर हो, मैथमेटिक्स में होते हैं इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अच्छा, यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर फर्ज कर लीजिए आपसे कोई एलियन राब्ता करता है, तो आपसे किस जबान में गुफ्तगू करेगा? बहुत पहले कार्ल सेगन ने एक नॉवल लिखा था कॉन्टैक्ट के नाम से, उसमें उसने बात की थी कि अगर किसी एलियन रेस ने आपसे कभी राब्ता किया है ना, तो वो आपसे मैथमेटिक्स में गुफ्तगू करेगी, बिकॉज मैथमेटिक्स वाहिद चीज है जो कायनात में कहीं चेंज नहीं हो रही हमारे नॉलेज के हिसाब से, अब तक के नॉलेज के हिसाब से। तो मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड एलियन कैन एक्चुअली टॉक टू यू इन मैथमेटिक्स, because your mathematics and his mathematics would be the same. It won't be different because we have no way of knowing physical concepts, physical laws जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं रहते। जी जी प्लीज। क्या देखिए हमारे यहाँ दो तीन मसाइल हैं। एक तो पहली बात ये कि गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। यूनिवर्सिटी में जो प्रोडक्ट आ रही है वो आपके उन्हीं प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल से आ रही है, जिसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं किसी किस्म की। दुनिया भर में आप यूनिवर्सिटी के टीचर बन सकते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर नहीं बन सकते जब तक आपने एजुकेशनल रिलेटेड डिप्लोमास नहीं किए हुए। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा काम है, जो कोई नहीं बन सकता, हमारे यहाँ कहते हैं वो टीचर बन जाता है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ मैं खुद भी टीचर रहा हूँ। एक तो ये मसला। दूसरी बात ये कि जो रैंकिंग वाली है ना, बहुत आर्बिट्रेरी है। मेरा ख्याल है पिछले साल ही शायद बनर्जी साहब के दौर में उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया। उसकी बुनियाद उन्होंने बनाई थी रिसर्च पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी कितने पब्लिश कर रही है। रिसर्च पेपर किस तरह पब्लिश होते हैं यूनिवर्सिटीज में वो आपके इल्म में है, और जिन प्रोफेसर्स के नाम पे पब्लिश होते हैं वो भी आपके इल्म में है। मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, मेरे नाम से जानता हूँ लोगों कैसे होते हैं। इन रिसर्च पेपर्स का इम्पैक्ट क्या है वो भी हम सबको पता है। HEC बेस्ट टीचर अवार्ड देती है हर साल। आपको पता है बेस्ट टीचर कौन है? जिसने सर्वे रिसर्च पेपर पब्लिश किए पिछले साल। अब टीचिंग एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी, रिसर्च पेपर पब्लिश करना एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी। ये दुनिया का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का सिर्फ नहीं है। पब्लिश और पैरिश वाली फिलॉसफी जो है वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज में है। तो एकेडमिशियंस और प्रोफेसर्स के दरमियान हमेशा ठनी रहती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इसके ऊपर, जो जिनसे मुझे कोई खास इत्तेफाक नहीं है, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी हमारे यहाँ ग्रोथ कैसे होगी आपने सोचा? पहली बात ये कि आपके पास ना अच्छा टीचर आ रहा है, ना अच्छी फैकल्टी आ रही है, और तीसरी सबसे बड़ा मसला है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है इस प्रपोजल पर गौर कर रहा है कि जो सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन है वो बंद कर दी जाए। वी आर एट दैट लेवल। तो हमें सवारना नीचे से था ना, हमने नीचे से नहीं सवारा, हमने ऊपर से सवारने की कोशिश की। दैट हैज फॉल, दिस इज द प्राइस यू पे। एलिनेशन इज वन ऑफ द प्राइसेस दैट यू पे। जो ज्यादा सोचने वाला शख्स होता है, ज्यादा सवाल करने वाला शख्स होता है, बहरहाल वो किसी ना किसी मौके पे तन्हा रह जाता है। दिस हैपेंस। सो आपने फैसला करना ना, ये हमेशा जिंदगी में ना कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है। हर चीज की एक कॉस्ट होती है और उसमें एक बेनिफिट होता है। जब तक बेनिफिट कॉस्ट को आउटवे कर रहा है आप वो काम करते हैं, जब नहीं कर रहा है तब आपको काम करना छोड़ देता है।
तमाम इंसानी अमल इसी बुनियाद पर होता है। कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, आप हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, ऑलवेज, जिसे हम प्राइस वैल्यू कंपैरिजन भी कहते हैं। सो देयर इज अ प्राइस दैट यू पे एंड देयर इज अ वैल्यू दैट यू जनरेट। एज लॉन्ग एज द वैल्यू इज मोर देन द प्राइस, यू आर विलिंग टू पे दैट प्राइस। लेकिन जब वो नहीं रहती, देन यू लेट गो ऑफ दैट। मतलब वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन जरूर है, लेकिन इट चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। क्योंकि अकीदा में जो आप, अकीदा का मसला ये है ना कि अकीदा जो है उसमें एविडेंस तो नहीं है, तो आपको एविडेंस के बगैर अगर कोई चीज़ सी माननी सिखा दी जाए, तो फिर आप एविडेंस के ऊपर चीज़ों को वे करने की अपने अंदर वो सलाहियत कैसे पैदा करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं कहता कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। ऐसी सोसाइटी या सेगमेंट्स ऑफ ऐसी सोसाइटी जहाँ रिलीजन इतना प्रिवेल नहीं करता या सकाफत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग का आपको बाज़ बात को खुदा नजर आएगा। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। सेइंग दैट रिलीजन इज द ओनली रीजन इज प्रोबेबली ओवर स्ट्रेचिंग इट। अच्छा टीचर है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि अच्छा टीचर क्या होता है। हमें अब पहले दूसरे सवाल का आपका जवाब देने की कोशिश कर लेता हूँ। हमारे बहुत दफ़ा ना हमारे स्टूडेंट से शिकायत करते हैं कि आप हमारे लेवल पे आके बात नहीं करते। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है कि टीचर वो है जो आपको किसी एक पेडेस्टल से उठा के दूसरे पेडेस्टल के ले जाने में कम से कम कामयाब हो जाए, वो शायद एक अच्छा टीचर है। आपको सोचना सिखा दे। अगर मैंने आपको सोचना सिखा दिया है, सवाल करना सिखा दिया है, तो मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अच्छा टीचर वो नहीं है जो लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स जो है वो पढ़ा के आपको चला जाता है कि आपके फिजिक्स के अंदर ये एलओएस है, बस ये मैंने आपको पढ़ा दी है, आपने सीख ली है। हमारे यहाँ बहुत से फिजिक्स ग्रेजुएट पैदा होते हैं, वो टेक्नीशियन के तौर पे पैदा होते हैं, टेक्नीशियन के तौर पे मर जाते हैं। इजादात करने वाले, हिग्स बोजान को दरियाफ्त करने वाले, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सोचना सीखा होता है, जो चीज़ को उसके फेस वैल्यू पे नहीं लेते, उससे आगे बढ़ के बात करते हैं। टीचर का रोल बुनियादी तौर पर तो ये है कि आपको एम्पावर करे या इनेबल करे, इस टू मेक ए स्टूडेंट एंड एनेबलर, ये बुनियादी उसका रोल है। दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन की लिए अगेन देखिए, मैं आपसे वही बात कर रहा था कि इंफॉर्मेशन के दो मसाइल हैं। एक तो ये कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी ये कि इंफॉर्मेशन किसी वक्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। ये एक हमेशा का ट्रेड ऑफ है। इंफॉर्मेशन हमेशा इज एवर चेंजिंग डायनामिक्स। ये इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने सोर्सेज से एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास इंटरनेट के आने के बाद से, गूगल के आने के बाद से, ये सोर्सेज अनलिमिटेड हो गए। आप बहुत से पर्सपेक्टिव जो है पढ़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि सच जो है, अगर सच एक रिलेटिव से पहले, लेकिन सच अपनी पहचान खुद करा लेता है। आप एक दौर में ये समझते थे कि जो 1965 की जंग है वो हमने जीत ली थी और वापस उसमें आ गए थे, ये कर लेते। किसी स्टेज पे आपने पढ़ा कि यार ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम की भी कोई एक चीज थी, कोई हुई थी, हमें किसी ने नहीं पढ़ाई कोर्स के अंदर। आपने पढ़ा तो आपने लगती ठीक है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। हमने नेशनली को जाके नहीं देखा, रन ऑफ कच्छ में क्या हुआ, हाजीपुर में क्या हुआ, किसी ने हमें नहीं बताया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी शुरू होती है ना मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो वो सच अपनी जगह या अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। उसका कोई सेट फार्मूला या रूल ऑफ थंब नहीं है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं सही। तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, बहुत सी दफा पर्सपेक्टिव है, ये ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन कुछ और है, कादिर साहब की ओपिनियन कुछ और है, सईद साहब की ओपिनियन कुछ और है। यू वेट हिज ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन जजमेंट यू डिसाइड टू व्हिच ओपिनियन यू नीड टू एक्सेप्ट। देखिए, ये पहला आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जब आपने कहा ना कि बारिश कैसे आई, तो बारिश का आपने बहुत सिंपल आंसर दे दिया कि अल्लाह ने या किसी देवता ने, किसी ने। लेकिन आप बड़े आसानी से मोटरसाइकिल एक 4 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बारिश आसमान से नहीं आती, जमीन से बुखारात उठते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं, बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, हवा का प्रेशर कम या ज्यादा होने की वजह से कहीं पे बरस जाते हैं। So rather than giving an answer which does not have any scientific basis, you can give him an answer। 4 साल का बच्चा उस आंसर को समझ जाएगा, ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ। और नहीं समझेगा तो आपसे मजीद सवाल करेगा। वो उस वक्त तक सवाल करता रहता है जब तक उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो तय नहीं हो जाती। बच्चों को हम कुछ फेरी टेल्स भी सुनाते हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। हम टूथ फेरी के बारे में उसे बताते हैं, हम ईसाई माशरों के अंदर सेंटा क्लॉज के बारे में बताते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि जो उसे हम फेरी टेल्स सुना रहे हैं, इनको किसी स्टेज पे सचमुच फेरी टेल ही समझे। तो कोई आपको ग्रोन अप क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो सेंटा क्लॉज को रियल समझता हो या टूथ फेरी को ढूंढ रहा हो, लेकिन आपको बहुत से ग्रोन अप लोग मिल जाएंगे जो बचपन में बहुत से इमेजिनरी चीजों के बारे में बताया, उनको अभी तक सच समझते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप फेरी टेल सुना रहे हैं तो उसको फेरी टेल के तौर पर सुनाना है आपको उसको। दूसरा सवाल जो आपकी सेक्स एजुकेशन का सवाल है ना, हमारे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ बहुत से सेक्सुअल प्रेडेटर्स इसलिए कामयाब हो जाते हैं। हमारे यहाँ 4 साल के बच्चे रेप होते हैं, 5 साल के 6 साल के बच्चे रेप होते हैं। उन्हें गुड टच बैड टच का नहीं पता, क्योंकि हम कहते हैं यार इस उम्र में इसे कैसे मैं बताऊं, तो बड़ा बुरा लगता है बताते हुए।
हमारी भी तरबियत उसी तरह हुई है। लेकिन क्या ये रेपिस्ट को आप रोक पाएंगे उसे ये ना बता के कि तुमने क्या नहीं करना? वो आपने पूछेगा कि बैड टच क्या होता है और बैड टच से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है। यू डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट क्योंकि आपकी एक जो माशरती तरबियत है वो इजाजत नहीं दे रही है उसको, लेकिन आप उसे बताएंगे। आप अगर अमेरिकन स्कूल्स के अंदर चले जाएं, यूरोपियन स्कूल्स के अंदर चले जाएं, तो ये जो प्री नर्सरी इसके अंदर आपको एक्चुअल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि मर्द का पीनस होता है तो औरत की वजाइना होती है, फर्क क्या होता है दोनों के अंदर, हाउ इज इट दैट डिफरेंट। एक चीज और याद रखिएगा, बच्चा क्यूरियस भी होता है, सेक्स के मामले में भी बहुत क्यूरियस होता है। हमारे यहाँ बच्चे भी बहुत सारी ऐसी गलत चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जिसके बारे में उन्हें समझ नहीं आ रही होती, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट। वो अपने एंड पे एक्सप्लोर करने से तो आप नहीं रोक सकते किसी को, आप भी बचपन के उसी दौर से गुजरे होंगे, तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमें समझ ना आती। तो सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप आपको जिंदगी बहुत आसान हो गई। आप यूट्यूब पे चले जाए तो आपको सेक्स एजुकेशन के ऊपर या बच्चों की इनिशियल एजुकेशन सेक्स से मुताल्लिक उसके ऊपर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। यू नीड टू गाइड योर किड टू स्टार्ट वाचिंग दोस वीडियोस व्हिच आर मेड फॉर 4-year-old, 5-year-old, 6-year-old। यू डोंट वांट टू आंसर दैट। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज जहां पे आप उसे वो चीजें सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। सो घबराना नहीं चाहिए इससे किसी जवाब से। हाँ, ये जरूर है कि किसी को आपको समझ नहीं आ सकता, मैं ठीक है मैं तुम्हें एक दिन बाद जवाब देता हूँ। मेहनत करें थोड़े बच्चे के लिए, जाए यूट्यूब पे देखें कि ऐसे सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं, क्या जवाब दिए गए, इलस्ट्रेशंस कहीं मौजूद है कि नहीं। ऐसी चीज जो बच्चे की सेंसिटिविटी को भी डैमेज ना करे और बच्चे तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचा दे। इसके ऊपर तो मतलब देखें ना, पिछले 100 सालों से इन्हीं चीजों के ऊपर काम हो रहा है। हमारे यहाँ आप देखें, हमारे यहाँ बच्चों का अदब, जो मैंने बचपन में पढ़ा था, हमारे यहाँ बच्चों का अदब भी तकलीफ नहीं हो रहा। अभी तक वो गुलाम सूफी गुलाम के तबस्सुम की चीजें, सईद लफ्ज़ साहब की चीजें, मकबूल जहांगीर साहब ने, वही जो हमने बच्चों ने पढ़ी थी, आज भी शायद वही चीजें। बहुत थोड़ा बहुत बच्चों का अदब तकलीफ हुआ है, तो बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन तकलीफ होने वाली चीज तो है ही नहीं। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव काम आप करते हैं उससे फर्क तो पड़ता है, ये तो नहीं होता कि फर्क नहीं पड़ता। कितना फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। किसी भी सोसाइटी के अंदर नॉलेज और स्किल्स दोनों अपनी जगह रखती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम पिछले कुछ अर्से से सोचना शुरू हो गए कि नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, फिर स्किल्स सिखाते हैं लोगों को माशी तौर पर, आप किसी तरह इस काबिल बना दें कि वो कमाल है। लेकिन ये अगर नॉलेज की आपने ट्रेड ऑफ के तौर पर करना शुरू कर दिया तो ये बहुत खतरनाक चीज, बिकॉज आप ऐसे माशी इंजन पैदा कर रहे होंगे अगेन जिनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं होगी और वे खास हद से आगे कुछ प्रमोट नहीं कर सकेंगे। सोसाइटीज जो प्रोग्रेस की हैं दुनिया में वो नॉलेज की बेस पे की है, स्किल की बेस पे नहीं। नॉलेज जब तक डेवलप नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें नॉलेज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और नॉलेज जो है वो अगेन इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, इट इज बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट एंड यूज इट, अप्लाई इट इन द राइट सेंस। ये जो आपके हैं ये शॉर्ट टर्म, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंस के बहुत सारे इदारे जो हैं वो चलते हैं, वो कर्जा दे देते हैं, लेकिन उनमें कोई माइक्रो फाइनेंस इदारे का मैंने आज तक नहीं देखा कि वो प्रॉपर स्किल बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो दे सकते हो कि 50,000 रुपये आपको दे रहे हैं, 50,000 रुपये से क्या क्या किया जा सकता है और किस तरह किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने जैसे कुछ हिस्सा पहले DG स्किल्स के नाम से प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें आपको फ्री कोर्सेज हैं, आप जाके वहाँ पे फ्रीलांसिंग वगैरह सीख सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ये है कि हमारे यहाँ हर एक को फिर आपको, अच्छा ये जो चीज़ है ना, चूंकि माशी तौर पर हमारे मसाइल हैं तो इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। मतलब वो एक शाहिद अनवर साहब आते हैं, अब ये जो लोग होते हैं ये आपको बता रहे होते हैं कि वो बहुत अरबपति हैं और ये हो, लेकिन वो आपको राज सिखाना चाहते हैं सिर्फ $50 के अगेंस्ट, आप उनका कोर्स खरीद लें। तो आजकल आप देखेंगे तो हर किसी को अमेजॉन के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, हर किसी को IT के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। अगेन उससे एक और डिफरेंट लॉट क्रिएट हो रही है, थोड़ी देर से बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगी क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट मसला ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी बच्चे का या किसी भी नौजवान का एप्टीट्यूड क्या है। आप पहले एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करने की कोई एक्सरसाइज क्रिएट करें, उसका एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई हो जाए, उस एप्टीट्यूड के अंदर उसको नॉलेज या स्किल की ट्रेनिंग, एक स्किल की ट्रेनिंग सबको प्रोवाइड कर देना, सबको अमेजॉन का सेलर बना देना। सब अमेजॉन सेलर नहीं बन सकते। सबको कहा तुम वेबसाइट डिजाइन कर लो, फ्रीलांसर नहीं बन सकता। हर कोई फ्रीलांसर बन सकता, सारी दुनिया ना बन जाए। हमारे यहाँ हर बच्चे के अंदर कोई स्किल है या कोई स्किल उसके अंदर इनेट स्किल्स की कोई ना कोई गुंजाइश होती है। हमारे यहाँ एप्टीट्यूड को एनालाइज करने पे या एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करने पे कोई तवज्जो है ही नहीं। सिर्फ एप्टीट्यूड आप आइडेंटिफाई करें तो यहाँ से चीजें चेंज होना शुरू होंगी। पहला स्टेप वो है, दूसरा स्टेप जाहिर है उससे रिलेटेड आप नॉलेज या स्किल्स की दुनिया पे आप